हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिन के बाद आया हूँ क्लास लेकर। तो आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ, तो मैं आपको एक ख़ास बात बताने आया हूँ यहाँ पर, और साथ में मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू भी करने आया हूँ। मेरी बात ये है कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे हैं और बहुत सारे मैंने टीचर्स को भी देखा है। बहुत से टीचर्स तो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं प्लेटफॉर्म जिसमें टीचर पॉइंट टू पॉइंट बातों को नहीं बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, जिससे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ अपनी पॉइंट्स बताने आया हूँ, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि वास्तव में एक्चुअल में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप अगर सोच रहे होंगे ऐसा कि हम बुक पढ़कर, कई सारी पब्लिकेशन की बुक पढ़कर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये आप गलत फहमी में है अपने। क्योंकि बुक्स पढ़कर सभी आदमी क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे 1%, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। बाकी जो 99% हैं वो विदाउट प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, अपने आप ट्रेड थ्योरी का जितना भी आप करेंगे क्वेश्चन, उतना आप परफेक्ट होंगे और अपने एग्ज़ाम में उतना बेहतर करेंगे आप। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करता हूँ, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू करूँगा और मैं एक से एक क्वेश्चन ऐसे लाऊँगा, गारंटी के साथ वो एग्ज़ाम में फंसेंगे ही क्वेश्चन। आप मुझे एक बार अपना दोस्त समझकर ऐसा मानिए, एज अ टीचर नहीं, एज अ फ्रेंड आप समझिए मुझे और मुझ पर विश्वास करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाकी जो ऐसे बच्चे हैं जो क्लास बिना पैसे के अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं जो हमारी क्लासेस चलेंगी विदाउट मनी, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, क्लासेस फ्री आपको मिलेंगी और मैं क्लासेस फ्री आपको प्रोवाइड करूँगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं आपको एक से एक बेहतर तरीका बताऊँगा जिससे आप अपनी थ्योरी को 99% कंप्लीट कर सकते हैं। 1% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। ओके, चलिए तो हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं और आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं ये क्वेश्चन कई सारे ऐसे सोशल मीडिया से या फिर मेरे पास कई सारी बुकें हैं, जैसे कि रॉयल की एनसीवीटी की जो हैं, और फिटिंग थ्योरी की है, बहुत सारे पब्लिकेशन की मैं 2-3 पब्लिकेशन की बुक रखा हूँ। उन पब्लिकेशन की बुक का जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने लाऊंगा, और मैं कई सारे सोशल मीडिया के भी क्वेश्चंस कहीं से भी इकट्ठे करूंगा और वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, जो कि 100% है कि वो एग्ज़ाम में आएंगे। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। अ कीप ऑफ द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, कीप द टूल्स एंड देयर प्रॉपर प्लेस। मशीन को साफ रखना ये व्यक्तिगत सुरक्षा है, अपने काम पर ध्यान देना ये व्यक्तिगत सुरक्षा है, या गैंगवे और फर्श को साफ करना ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है, या फिर टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है। तो पर्सनल सेफ्टी आपकी खुद की सेफ्टी है, न कि मशीन की सेफ्टी, या गैंग या फर्श को साफ करना ये कोई सेफ्टी पर्सनल नहीं होती है। टूल्स की सेफ्टी ये पर्सनल नहीं होती है।
पर्सनल सेफ्टी होती है अपनी सेफ्टी, जैसे कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने वर्क पर ध्यान देना, ये आपकी होती है पर्सनल सेफ्टी। दिस इज अ सेकेंड ऑप्शन योर करेक्ट आंसर्स। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चंस, नेम द मैंडेटरी सिंबल, एक अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। एक अनिवार्य, ये आपको सिंबल प्रेजेंट हो रहा है एट अ प्रेजेंट स्क्रीन, एट योर प्रेजेंट स्क्रीन, तो आपको बताना ये सिंबल कौन सा है। फर्स्ट इज अ स्टॉप, सेकंड इज अ गिव वे, थर्ड इज अ गार्डेड एंड फोर्थ इज अ अनगार्डेड। ये किसका सिंबल है? तो ये या तो गिव वे, गार्डेड या अनगार्डेड का नहीं है, ये ये स्टॉप या गार्डेड या अनगार्डेड का नहीं है, ये गिव वे है, मतलब रास्ता दे। आप देखा होगा, आपने कभी देखा होगा जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको रोड पर एज अ सिंबल, एज अ साइन के रूप में जो प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, ये गिव वे, रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो योर सेकेंड आंसर इज करेक्ट, सेकेंड आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइएबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा सॉलिड जो लिक्विडेबल है, मतलब लिक्विड और ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, ऐसा कौन सा वो फायर है, ज्वलनशील है। तो ये हम किस कैटेगरी को इसमें रखते हैं? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो हम इसे जो रखते हैं वो क्लास बी फायर के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? लिक्विडेबल ठोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, कौन सा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? एट अ प्रेजेंट टाइम पे कौन सा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है एट अ प्रेजेंट टाइम पे, तो कौन सी आपको प्रोसेस करनी है एज अ सेविंग के लिए? फर्स्ट एड, सेकंड कॉल अ डॉक्टर, थर्ड इज अ इंटेंसिव केयर, फोर्थ इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या करेंगे आप अगर किसी को तुरंत हमको कुछ देना है, प्रोसीजर इमीडिएट, कुछ जीवन रक्षक, उसके जीवन को बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चिकित्सा को बुलाएंगे, तब तक तो डेड हो जाएगा, मर जाएगा वो। अगर उसका कुछ हुआ है तुरंत, हमें अगर उसको जीवन बचा रहा है तो डॉक्टर तुरंत नहीं आ सकता। कहीं गहन देखभाल करना है, कोई बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे तो क्या बचेगा? नहीं, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, तब वो इंसान बच सकता है। चिकित्सा उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर उससे अच्छा क्या है? बेटर जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, बेटर ऑप्शन है कि हम उसे फर्स्ट एड करेंगे। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा में, हमारा प्राथमिक चिकित्सा में क्या आएगा? हमारी प्राथमिक चिकित्सा में आ जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट, उसी के अंतर्गत आ जाएगा फर्स्ट एड में ही, क्योंकि हम फर्स्ट एड में अपने से हम जो जानते हैं मेडिकल के बारे में, दवाइयों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, उसको हम देंगे और उसके जीवन को उस समय के लिए बचाएंगे। फिर एट अ टाइम, जैसे ही हमारा टाइम होता है, फिर तब तक हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी आ जाएंगे और वो बचा सकते हैं उसको जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। ओके, समझ में आया होगा ये बात हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? नाम बताइए जरा। जो ये सिंबल है, ये साइन है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, या गार्डेड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अनगार्डेड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग? तो ये जो सिंबल्स हैं, और ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है अनगार्डेड को। ठीक है, अनगार्डेड। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन दिखेगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, लाइक HSFC, इसरो, DRDO में कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनमें आपको उनको एक बार हिंट करूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में जो भी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
100% मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ वो चीज़ें आएंगी। विश्वास करिए, एक बार मुझ पर विश्वास करके आप देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर केस्ड बाय फायर वुड पेपर एंड क्लोथ? लकड़ी की आग, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आते हैं? मान लीजिए कोई आग लगी हुई है, जैसे मान लीजिए लकड़ी से आग लगी हुई है, या फिर कागज से लगी है, या फिर कपड़े से लगी है, तो इन आग को किस क्लास के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, तो इनको जो अब हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल, अब हम कुछ टॉपिक लाइन जैसे कुछ डाउट क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट में आप हमें करिए, तो कमेंट्स में जो हम देखेंगे जो डाउट क्वेश्चन रहेगा उनका एक अलग से हम क्वेश्चन का आपका सीरीज लेकर आएंगे और उन क्वेश्चंस को डील करेंगे, उनके थ्योरी को डील करेंगे। बाकी क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस तो डेली चलेगा ही, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारी लकड़ी से आग लगी है, या फिर कागज़ से, या फिर कपड़े से आग लगी है, तो इस प्रकार की आग को किस क्लास के अंतर्गत रखा जाता है? तो इस क्लास की इस आग को हम रखते हैं क्लास ए फायर में। ओके, क्लास ए फायर में रखा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, विच फायर एक्सटिंग्विशर filled with carbon tetrachloride and bromochlorodiफ्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? कौन सा एक्सटिंग्विशर है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन मतलब मीथेन से भरा हुआ होता है? तो इसको कौन सा कहते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, हेलन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो हमारा कहलाता है, मतलब कि ये हेलन एक्सटिंग्विशर होता है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन इसके अंदर भरा होता है, ये सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, ठीक है। दिस ऑप्शंस ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक। ओके, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स? कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? कौन सा ऐसा खतरा हैजार्ड्स है जो कि मैकेनिकल के अंडर में आता है, मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं? क्या शोर करना मैकेनिकल के अंदर खतरा है क्या? आप आवाज़ करते हो, नहीं। विषैला, टॉक्सिक, नहीं, टॉक्सिक है पर ये मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, ये फिजिकली होता है, ठीक है। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड ये मैकेनिकल्स नहीं होते हैं हैजार्ड्स। अनस्किल्ड ये खुद का है, अपने आप होता है। अगर आप स्किल नहीं हैं तो मैकेनिकल के अंतर्गत इसको काउंट नहीं करते हैं, आप अनस्किल्ड हैं। तो ये आपकी गलती है कि नहीं जानते हुए फिर भी आप काम को कर रहे हैं, तो ये अनस्किल्ड जो आएगा ये है, मैकेनिकल में नहीं आएगा। लास्ट, अनगार्डेड मशीनरी। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अनगार्डेड मशीनरी मतलब कोई मशीन्स ऐसे हैं जिनमें गार्ड नहीं है, कवर यूज नहीं किया गया है, विदाउट कवर, मतलब ऐसे मशीन है जिनके ऊपर कवर वगैरह नहीं है, ठीक है, कवर नहीं, बिना कवर की वो सब मशीन है, तो ऐसे चला रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, बिना कवर की जो मशीन है, कभी हो सकता है कि आपके हाथ वगैरह उधर लग जाए तो फंस सकता है, हाथ उसके अंदर चला जाए, कट फट जाए, या फिर हो सकता है आपके जो आपने कपड़े पहने और कपड़े वगैरह क्या हो उसमें फंस जाए। खुली मशीन है, जब मशीन खुली हुई है तो उसमें फंस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हैजार्ड्स हो जाएगा, मतलब खतरे में आ जाएगा, तो वो मैकेनिकल हैजार्ड्स में आएगा। ओके, तो आपका जो लास्ट ऑप्शन क्या है, अन मशीनरी, योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ अ इंजर्ड पर्सन? जो घायल व्यक्ति है, घायल पर्सन, इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड पर्सन्स की जो ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहे हैं, मतलब ब्लड, उसका खून बह रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? हाउ टू स्टॉप, कैसे रोका जाएगा? टाई बैंडेज, क्या पट्टी बांध देंगे तो वो रुक जाएगा? किसी के मान लीजिए कोई इंजर्ड पर्सन है, चोट लगा हुआ व्यक्ति है, उसका बहुत तेज ब्लड आ रहा है, ब्लड बह रहा है, तो उसको कैसे रोकोगे? क्या उसमें हम पट्टी बांध देंगे तो रुक जाएगा, या फिर अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाने से हो जाएगा? अप्लाई टिंचर्स ओवर द वाउंड, घाव पर टिंचर लगा देंगे तो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, इन तीनों चीज़ों से नहीं रुकता। पट्टी आप बांधेंगे तो भी रक्तस्राव होगा, ब्लीडिंग होगी ही,
मरहम लगाने से ब्लीडिंग होगी, मरहम लगाने से रुकता थोड़ी ना है। ब्लड मरहम तो आपका सुखाने का काम करेगा, पट्टी आपका हल्का ब्लड रुकेगा, हल्का बहेगा उसमें। घाव पर टिंचर लगाएं, टिंचर लगाएंगे तो जैसे टिंचर मतलब ये आपका हो गया डेटॉल वगैरह या फिर कुछ पेस्ट वगैरह वैसा लगाओगे तो उससे क्या आपका ब्लीडिंग नहीं होगी। अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, ओके, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर हाथ से ऐसा प्रेस करके बिल्कुल रख दीजिए, वहाँ दबा दीजिए। जब वहाँ दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जब दबा देंगे तो वहाँ से ब्लड नहीं होगा। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। घाव पर दबाव दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। अब इस साइन का नाम बताना, इस चिन्ह का नाम क्या है। ये कोई स्कूल जा रहा है उसका चिन्ह है क्या, नहीं। कोई गार्डेड है, संरक्षित है, नहीं। अनगार्डेड, नहीं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, कोई पैदल चल रहा है, देखो पैदल चलता हुआ बच्चा उसमें दिखा है, तो भाई किस चीज़ का चिन्ह है, पैदल चलता हुआ बच्चे का चिन्ह है, मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आप देखे होंगे रोड पे आप चलते हैं तो बच्चे की क्रॉसिंग के लिए पहले से इधर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, राइट साइड में लगा रहेगा, तो वहाँ पे मतलब ये क्रॉसिंग है। ये जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर वैसे हैं जो क्रॉसिंग करना चाहते हैं रोड, तो उनकी क्रॉसिंग के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाया जाता है, वहाँ से वो पैदल चल कर जाएंगे जो पैदल चलने वाले हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स केसेस फायर। आग लगने की 3 कारण क्या क्या हैं। 3 फैक्टर्स बताने हैं, मतलब 3 कारण क्या क्या है, 3 कारक। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, इनके कारण आग लगता है। ऑक्सीजन, फ्यूल एंड नाइट्रोजन, इनके कारण आग लगता है। हीट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की इनके कारण की फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, नहीं। आपको आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हवा, फिर इसके बाद हीट चाहिए आपको, हवा चाहिए, हीट चाहिए और फ्यूल चाहिए, मतलब कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब ये 3 चीज़ मिलेंगे तभी आग लगेगी, अदरवाइज नहीं। अगर इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाती है, मान लीजिए आपके पास फ्यूल है, ऑक्सीजन है, मतलब कि ईंधन है, जलाने के लिए ईंधन है, और ऑक्सीजन तो मिल जाएगा आपको। ऑक्सीजन और ईंधन है पर आपके पास क्या नहीं है, हीट ही नहीं, जलाने के लिए आग ही नहीं है, तो आग लगेगा ही कहाँ से। आपके पास हीट है, मान लीजिए आग है, ऑक्सीजन है, फ्यूल ही नहीं है, मतलब जलेगा क्या चीज़ भाई। आग आग है आपके पास, जलाने के लिए सामान है, हवा भी है, अब किसको जलाना है यही चीज़ नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो मतलब तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज अ गोल्डन आवर्स। ओके, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर्स, जब गोल्डन आवर्स कहते किसको हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, या फिर फर्स्ट 30 मिनट पहले 30 मिनट, या फिर फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिशन, प्रवेश के पहले 45 मिनट्स, या फिर फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। कहीं एक्सीडेंट हुआ, सपोज मानिए आप कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होने पर क्या, जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के पहले का समय जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं उसके पहले का समय ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होता है, कि एक्सीडेंट के बाद जो टाइम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सीडेंट के बाद जो हुआ वो टाइम इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना के बाद फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है ना। घटना के बाद वाला, उपचार के बाद वाला जो है वो नहीं रखता है, या फिर पहले 30 मिनट वो नहीं रखता है, मतलब जो घटना हुई उसके पहले वाला 30 मिनट नहीं, घटना के बाद
फिर जो 30 मिनट बचा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको बचाना है। तो बचाने की जो अवधि है, बचाने का जो टाइम पीरियड है वो 30 मिनट, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, इज अ फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? कार्यस्थल है जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो उससे बचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है, बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहन कर जाएं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ऑप्शन, देखिए आगे क्या है। बाकी सभी जो भी क्वेश्चन है उनके सभी ऑप्शंस को पहले रीड करिए, फिर उसके बाद आंसर दिए। पहले ही देखा, लगा कि हाँ ये तो है, सही कह रहा है भाई, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम तो यही है कि सुरक्षा उपकरण पहन कर जाएं। पर नहीं, पहले पूरे क्वेश्चन के ऑप्शन जो है उन सभी को डील करेंगे, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, डूइंग थिंग्स इन वन ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना नहीं। बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा और सावधानियों का पालन करके। डूइंग थिंग विद अ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से करेंगे रिवाइज। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो पहला कदम सुरक्षा उपकरण पहन कर नहीं, पहले सुरक्षा उपकरण का नियम पहले जानना है, पहले उसके रूल को जानना है कि सेफ्टी होता क्या है। जब पहले जानेंगे कि सेफ्टी होता क्या है, ठीक है ना, उसको कैसे यूज करना है, कैसे रूल फॉलो करना है, सेफ्टी रूल कैसे फॉलो करना है, जब इन रूल्स को जब आप समझ जाएंगे तब आप सुरक्षा उपकरण पहन कर जाएंगे। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या निकल के आया कि जो भी हैं सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, उनको पहले क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है। दिस इज योर थर्ड, योर आंसर करेक्ट। ठीक है, आंसर तो नीचे दिया गया है पर मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ अभी। ओके, जैसे किसी को कोई डाउट जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे मुझे, तो मैं क्या है उनके अलग से एक थ्योरी की क्लास में ले लूँगा, तो वो पूरा डिटेल आपका क्लियर हो जाएगा, उसका जो भी डाउट है मतलब क्लियर हो जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, वॉट डज द सिंबल डिनोट्स, यह चिन्ह जो है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? स्टॉप, गिव वे, रास्ता दें, या पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, या फिर ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो देखिए, रास्ता देने के लिए तो ये रास्ता का साइन नहीं है कि रास्ता दे रहा है। पैदल चलने वाला मार्ग तो अभी बताया ना, छोटे बच्चे के साथ जो था लाइन थी जिसमें दिखा रहा था वो था, ये तो है नहीं इसमें ऐसा। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड कुछ ऐसा नहीं, ओवरटेकिंग होता तो कुछ एरो होता और कुछ एरो चिन्ह लगा के दिखाया होता, पर यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर ये है स्टॉप का। ये क्या है? फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, इज स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रेशन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है भाई, देखिए कंफर्म है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन, बेकार कागज को अलग रखने के लिए किस डिब्बे का यूज किया जाता है? तो कलर कोडिंग की जाती है, उस डब्बा किस कलर का होगा ये बताना है आपको। तो कागज़ रखना है हमको, मटेरियल पहले, मटेरियल के अकॉर्डिंग डस्टबिन जो होते हैं, जो बीन होते हैं, डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ कागज़ है, तो कागज़ के लिए हम किस बीन कौन से कलर का यूज करते हैं? तो जो हमारा कागज़ वगैरह है वो हमें किस में रखा जाता है? ब्लू कलर के डस्टबिन में रखा जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, यह रोड, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, यह रोड साइन किस तरह का है? ये रोड है, ये रोड साइन है, देखिए इसमें ये पेट्रोल पंप है, ये एडवांस डायरेक्शन साइन है। ये कैसा आपको रोड साइन किस तरह का दिखाई दे रहा है? क्या ये पुलिस सिग्नल ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर कॉशनरी साइन दिखाई दे रहा है, या फिर मैंडेटरी साइन दिखाया जा रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन साइन? तो ये पुलिस सिग्नल तो दिखा नहीं रहा है, कहीं पुलिस का साइन दिख रहा है क्या? नहीं। सावधानी का संकेत नहीं, प्रिकॉशन कहीं भी ऐसे दिखाई दे रहा है, ये कॉशनरी साइन है नहीं, प्रिकॉशन वगैरह की कहीं कोई साइन तो दिखाई नहीं दे रहा है। अनिवार्य कोई मैंडेटरी है कोई चीज़ की नहीं, आपको लेफ्ट यहाँ से मुड़ना है, कोई राइट मुड़ना है, कुछ ऐसा तो नहीं है।
ये आपको दिखा रहा है क्या, सूचना, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको लेफ्ट जाना है तो दिल्ली आप पहुँचेंगे, या स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली ही पहुँचेंगे, या फिर आप इधर से एज अ शॉर्टकट लेते हैं आप तो आप दिल्ली ही पहुँच जाएंगे। तो इतने तरीके से आप दिल्ली जाएंगे, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fire extinguisher is used for flammable and running liquid fire? ज्वलनशील और तरल आग जलाने के लिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ज्वलनशील और तरल आग जलाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? कैसा चीज़ हमको जलाना है? तरल आग, मतलब लिक्विड फायर हमको करनी है। तो लिक्विड फायर में किस तरह की अग्निशामक, अगर कोई लिक्विड से लगी हुई आग है तो उस तरह की आग को बुझाने के लिए हम किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं? फोम एक्सटिंग्विशर, हेलन, या फिर ड्राई पाउडर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो हम इसमें फोम का एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? तो ए हमारा एयरवे दर्शाता है, अटेंशन, अरेस्टिंग, या फिर एटमॉस्फेयर। तो ए हमारा दर्शाता है, हमको ए बताना है कि ए की मीनिंग क्या है। तो ए होता है एयरवे। क्या होता है? एयर। ठीक। नेक्स्ट, what is the process of breaking down the material into organic compound and can be used as manure? जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? जैविक कंपाउंड्स में पूछ रहा है मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? फर्स्ट लैंडफिल्स, सेकंड रिसाइकलिंग, फोर्थ कंपोस्टिंग, फोर्थ बर्निंग वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो जैविक कंपाउंड मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है भाई? तो मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया है कंपोस्टिंग। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट इन दिस क्लास योर लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्लास का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन? तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या? प्लास्टिक के लिए अभी देखिए वहाँ था क्या, कागज़ के लिए, ठीक है। तो कागज़ के लिए वहाँ हमने बताया था क्या किया था। अब यहाँ क्या है, मैंने बोला था ना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ देखिए ये अभी हमने यहाँ पर किया था कि जो हमारा कागज़ के लिए, तो कागज़ के लिए हमने किसको लगाया था भाई? नीले कलर को, ठीक है। कागज़ के लिए हम नीले कलर के कलर कोड का डस्टबिन यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि कचरे के लिए किस प्रकार के कलर कोड बिन का प्रयोग किया जाता है? तो कचरा है, अब किस प्रकार का कचरा है? प्लास्टिक का है डस्टबिन। तो प्लास्टिक के डस्टबिन के लिए हम येलो कलर का यूज करते हैं कलर कोड, ठीक है। ठीक, आपको ये क्लास कैसी लगी हुई आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त भाई बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि पैसे नहीं है तो क्लास नहीं चलेंगी, या जो जिनके पास पैसे नहीं है, ऐसे बच्चे भी हैं जो पैसे की वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं कहीं से। तो विदाउट एनी कॉस्ट मैं बिल्कुल फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा, और ओनली प्रैक्टिस इस क्वेश्चन का। बिना प्रैक्टिस कभी भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहले ही बता चुका है, मैंने क्लास में स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये 100% गारंटी के साथ मेरा लिख कर ले लीजिए मुझसे आप। तो इसलिए प्रैक्टिस डेली आप करिए, हम डेली यहाँ कराएंगे, ठीक है। चलिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ट्रांसफ़र करिएगा, ओके। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।